पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2020 में पूछे जाने वाले सवालात की रेशो कुछ इस तरह से है। फिजिकल केमिस्ट्री में से 26 सवाल आए थे, इनऑर्गेनिक में से 14, ऑर्गेनिक में से 8, एनालिटिकल केमिस्ट्री में से 6 सवाल आए थे, बायोकेमिस्ट्री में से 7, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से 8 सवाल आए थे, स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है उसमें से 3 सवाल पूछे गए थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में से 5 सवाल पूछे गए थे और साल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल रिलेटेड 3 सवालात थे और तकरीबन 25% सवालात एफएससी लेवल के थे और बाकी बीएससी लेवल के थे। वो तो फिजिकल केमिस्ट्री के 26 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। सवाल नंबर 2 है पार्शियल प्रेशर रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर इज कॉल्ड फुगेसिटी। फुगेसिटी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर। सवाल नंबर 3 है 2 moles of X will form 2 moles of Y at 600 Kelvin. Case for this reaction is 10 raised to the power minus 6. This reaction will be endothermic. चूंकि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये जो टेम्परेचर है ये प्लस साइन के साथ है, इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से पूछे जाने वाले सवालात हैं। सवाल नंबर 4, ये एक गैल्वेनिक सेल है जो कि जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बनाया जाता है। इसमें जिंक जो है ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है। इस सेल का आपने ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम करनी है। तो इस सेल की ईएमएफ होती है 1.10 वोल्ट्स। सवाल नंबर 5 है पीएच ऑफ ह्यूमन स्टमक इज। इंसान के स्टमक की पीएच HCl की वजह से होती है, चूंकि हमारे मैदे के अंदर HCl एक एसिड पाया जाता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच 1 के लगभग होगी, तो तकरीबन 1.5 तक इसकी पीएच होती है। कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और इस प्रोसेस के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। फॉन्ट हुफ इक्वेशन के बारे में कोई सवाल था। सवाल नंबर 8 है रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc विल बी स्टडीड इन फॉन्ट हुफ इक्वेशन। अब ये एक फॉन्ट हुफ इक्वेशन है, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ पर Kp, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमें फॉन्ट हुफ इक्वेशन से पता चलेगा। सवाल नंबर 9 है आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग डैश इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है, तो इसके अंदर हम गैसेस से आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं बाय यूजिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। सवाल नंबर 10 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी लेड लाइनिंग यूज नहीं की जाती। बफर नॉट फाउंड इन बॉडी इज। एसिटिक एसिड बफर हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी सॉलिड स्टेट्स केमिस्ट्री के कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 12 है इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के अंदर इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, तो इस हेक्सागोनल रिंग का जो हर कोना है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कार्बन एटम के 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए हर कार्बन सराउंड हुआ है 3 कार्बन से और एक जो है p ऑर्बिटल ऐसे ही कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। सवाल नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉडी सेंटर्ड। तो MO इज नॉट अ बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट्स इन ऑर्थोरोम्बिक एंड ट्राइगोनल। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल क्रिस्टल लैटेक्स बनाता है। लिक्विड्स वाले चैप्टर के अंदर से कुछ सवालात हैं। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब ड्रॉप ऐसे जमीन की तरफ गिर रहा होता है तो इस तरह से इनलोंगेटेड होता है, यानी नीचे से इसका साइज बड़ा होता है और ऊपर से स्मॉल होता है। तो ये इस वजह से होता है कि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और इसका स्फेरिकल शेप सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खींचे जा रहे होते हैं। तो गैसेस वाले चैप्टर से कोई सवाल नहीं किया गया था। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कुछ सवालात हैं। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग लाइट इज ड्यू टू द टेंडल इफेक्ट। इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है कोलॉइड्स के अंदर। चूंकि कोलॉइड्स के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को हर साइड पर स्कैटर कर देते हैं, इसलिए लाइट जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से गुजरेगी तो उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिसॉर्प्शन इज इट डज नॉट फॉर्म मल्टीलेयर। केमिसॉर्प्शन के अंदर एड्सॉर्बेट की एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक ही लेयर बनती है, मल्टी लेयर्स नहीं बनती।
फिर अगला सवाल है सॉल्यूशंस के अंदर से सवाल नंबर 18, मोलैरिटी ऑफ 25% NaOH इज 25% सॉल्यूशन की मोलैरिटी बन रही है 6.25 मोलर। मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी बराबर होती है मास बटा मोलर मास इनटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम को जब डेसीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है या लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है आपने 1000 से। ये गिवन है मास, मास को आपने डिवाइड किया मोलर मास के साथ। इसकी जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 मोलर। बाकी कुछ सवाल थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर से। सवाल नंबर 19, बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है, अगर वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है तो आपने मोमेंटम मालूम करना है। तो एक फार्मूला होता है जिसमें वेवलेंथ बराबर होती है h डिवाइडेड बाय p के। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपने p को एक साइड पर ले जाना है, वेवलेंथ को इस साइड पर ले आना है, तो ये h डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हो जाएगा। अभी आपने h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है और वेवलेंथ की वैल्यू पुट करनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.602 रेज़ टू द पावर -34 और ये आपने वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दी है। एंगस्ट्रॉम को आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर्स के। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल कर आएगा। सवाल नंबर 21 है, लाइट ट्रेवल डिसकंटिन्यूअसली। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने बताया था कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं और इस तरह से लाइट डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल करती है। वैल्यू ऑफ आर फॉर थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एन का स्क्वायर यहाँ पर ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि आपने थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है तो इस एन की जगह आपने 3 लगाना है। ये 3 3 और 9 हो जाएगा। 9 को आपने 0.529 के साथ जब ज़रब देनी है तो आपके पास आंसर आएगा 4.75 एंगस्ट्रॉम। केमिकल काइनेटिक्स के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 23, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज। थर्ड वो बन रहा है डेसीमीटर क्यूब मोल पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। इसमें n की जगह आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पुट कर देना है। तो अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 2 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -2 अब मोल के ऊपर आ जाएगा और -2 इस डेसीमीटर क्यूब के 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा। ये -6 में आंसर आएगा। तो -6 को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा इधर। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ इज। ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। a represents the initial concentration of reactants और n is the order of the reaction। सवाल नंबर 25 है, एक्टिवेशन एनर्जी आपने मालूम करनी है अगर आपको स्लोप गिवन है। ये मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर के होती है। इस फार्मूले के अंदर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड पर रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पर, और स्लोप की और आर की वैल्यू पुट करके आप एक्टिवेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं। वेयर आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 8.214। एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आएगी 103.41 किलो जूल पर मोल। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 26, रेडियो एक्टिव लेंथेनाइट इज पोमीथियम। PM रिप्रेजेंट्स पोमीथियम। हाइड्रोक्साइड ऑफ डैश इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्कलाई मेटल्स के हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। पोटेशियम एक अल्कलाई मेटल है तो इसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होगा। सवाल नंबर 28, जिंक एंड बिस्मथ कलर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। जिंक और बिस्मथ का कलर हीटिंग पे कैसा होगा और कूलिंग पे कैसा होगा। येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। टिप ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक की जो टिप होती है वो सल्फर और KClO3 पर मुश्तमिल होती है। सल्फर एज अ फ्यूल एक्ट करता है और KClO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। जैसा कि आपको पता है कि आग जलाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, हाई टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर आ रहा है और हाई टेम्परेचर जब
हम स्टिक को उस डब्बी के ऊपर रगड़ते हैं तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और ये यूं 3 चीज़ों के मुकम्मल होने से आग जलती है। Which does not follow effective atomic number rule। तो ये वाला एक कम्प्लेक्स है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का मतलब होता है कि वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नोबल गैस के जैसे हों। अब ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसमें मैंगनीज सेंट्रल मेटल है, इसके अपने 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं इस कोबाल्ट की तरफ से 37। अब 37 नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इस वजह से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कुछ सवाल थे। मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 72 ग्राम। एसिड बेस कॉन्सेप्ट का सवाल था, पूछा गया था कि यूसेनोविच कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है। According to the Usanovich concept, acid is capable of forming cation, reacts with anion, और can neutralize the bases। एक सवाल पूछा गया था सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में से, यानी शार्प कॉन्सेप्ट में से। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के सवालात हैं। सवाल नंबर 33 है, द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, जिसमें सेंट्रल मेटल ए है और इसके साथ 4 एक्स जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सारे लिगेंड्स हैं इसके साथ ये एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। सवाल नंबर 34 है, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आर। तो जीनोन फ्लोराइड और आयोडीन डाइफ्लोराइड के दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर है। जीनोन फ्लोराइड में भी एक जीनोन है, उसके साथ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं और जीनोन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड एंगल इन ओजोन इज। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम ऐसे बेंट शेप में जुड़े हुए होते हैं और इसका बॉन्ड एंगल होगा 118 डिग्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल है, इन हाइड्रोजन बॉम्ब विच रिएक्शन अकर्स। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाया जाता है, जैसे हीलियम वगैरह, और इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। हीलियम ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन गिव। तो हीलियम की फ्यूजन से पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन हमें हासिल होते हैं। तो हीलियम के फ्यूजन के नतीजे में 2 पॉजिट्रॉन बनते हैं, पॉजिट्रॉन 1 होता है और 2 ही न्यूट्रॉन बनते हैं। साल्ट एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल के सवाल हैं। निकल स्पून इज नॉट डिप्ड इन आयरन सॉल्यूशन। क्योंकि निकल और आयरन के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से निकल का स्पून जो है आयरन के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लोकेटिंग रिएजेंट नॉट यूज्ड फॉर मेटल्स इज। अमोनियम सल्फाइड को मेटल्स के लिए एज अ लोकेटिंग रिएजेंट नहीं यूज की जाता ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी। द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 5 मेटल्स इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। साल्ट एनालिसिस में ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की डिटेक्शन इस रिएजेंट के साथ की जाती है। टाइट्रेशन के सवाल हैं। सोडियम सल्फाइड इज आयोडिकली टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सोल्यूट। Which is not true about GCMS। GCMS के बारे में एक सवाल था जिसके ऑप्शंस मालूम नहीं हैं। इंडिकेटर यूज्ड इन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ क्लोराइड इज डाइक्लोरोफ्लोरिसीन। Biological samples can be analyzed through HPLC, high pressure liquid chromatography। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेंजीन वाले टॉपिक्स के सवाल हैं। रिएक्शन कंडीशंस। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट एट 450 डिग्री आर suitable फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये कंडीशंस यूज की जाती हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइल हैलाइड का सवाल है। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कैसा है? केमिकल रिएक्शन है यूज्ड for the synthesis of aryl halides from aryl diazonium salt using copper salt as a reagent or catalyst। 1-chlorobutane रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। 1-chlorobutane को अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में 1-ब्यूटानोल बनेगा और 1-ब्यूटानोल की डिहाइड्रेशन होगी तो 1-ब्यूटीन बनेगा। ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करेंगे तो ब्यूटानोल बनेगा। ये ब्यूटेन और ये ओल, यानी
क्लोरोब्यूटेन का क्लोरीन रिप्लेस हो गया है विद हाइड्रोक्साइड आयन, और इसकी जब डिहाइड्रेशन की जाएगी माइनस वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो 1 ब्यूटीन बनेगा। इस कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये डिहाइड्रेशन के नतीजे में 1 ब्यूटीन बनेगा। ईथर्स वाले टॉपिक के कुछ सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। तो इस प्रोसेस को विलियमसन्स सिंथेसिस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स की प्रिपरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू नहीं होती। अल्कोहल्स के सवाल हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन पेट्रोल इज डन बाय जेनेटन वायलेट डाई, मिथाइल वायलेट, हेक्सामिथाइल पैराएनिलीन क्लोराइड। ये चीजें यूज की जाती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन पेट्रोल। अमाइंस के सवाल हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन इज हिंसबर्ग टेस्ट। अमाइनो एसिड के सवाल हैं। विच अमाइनो एसिड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी। तो जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है, और ये 10 इन नंबर होते हैं। चूंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते इसलिए ये हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H8OR10। इस कंपाउंड के 10 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन अबाउट एनांशियोमर प्रॉपर्टीज। खसूसियात के बारे में सवाल किया गया था कि एनांशियोमर की कैसी खसूसियात होती हैं, तो वो जितनी भी खसूसियात थी वो सारी एनांशियोमर की थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद 3 एसिमेट्रिक सेंटर वुड हैव पॉसिबल आइसोमर्स। तो अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक सेंटर मालूम हो तो उसके आइसोमर मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स। तो n अगर 3 है तो 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 8 के। तो 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं फॉर द कंपाउंड हैविंग 3 एसिमेट्रिक सेंटर्स। बायोकेमिस्ट्री के सवाल हैं। विच बफर इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसान के जिस्म के अंदर एसिटिक एसिड बफर नहीं पाया जाता। कंपोनेंट्स ऑफ डेक्ट्रोन आर। तो डेक्ट्रोन पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरफ्थेलिक एसिड से बना हुआ होता है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। इंसान की बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि इंसान के अंदर ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता। सॉफ्ट सोप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaOH कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन के अमल के दौरान फैटी एसिड्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। रेंसिसिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। विटामिन B12 deficiency causes glossitis. Glossitis is cracking of lips. Deptron is a polymer made up of monomers ethylene glycol and terphthalic acid. Environmental chemistry के कुछ सवाल हैं। According to ये कोई इदारा है, ओजोन लेवल डेंजरस टू द लाइफ और हेल्थ इज 5 ppm। अगर ट्रोपोस्फेयर में 5 ppm ओजोन हो तो वो इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह है। फाउल स्मेल इन टैंकी ऑफ वाटर इज ड्यू टू CH4 एंड हाइड्रोजन सल्फेट। कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन सेफ एटमॉस्फेयर इज 0.3 ppm। अगर ट्रोपोस्फेयर के अंदर 0.3 ppm ओजोन होगी तो ये सेफ लिमिट है ओजोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग काज ओजोन डिप्लीशन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ब्रोमीन एटम, दीज ऑल विल काज ओजोन डेफिशिएंसी। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1000 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और इन चारों लेयर्स की थिकनेस तकरीबन 1000 किलोमीटर होती है। रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है और ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। नॉर्मली रेन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है और इस कार्बोनिक एसिड की वजह से रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सवाल है। प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा HO डिवाइडेड बाय 2 पाई। When a substance show phenomena of phosphorescence, then wavelength range is
फास्फोरेसेंस एक डिलेड प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट के अंदर चला जाता है और ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन कलर स्टेबल होता है। ये प्रोसेस तकरीबन 10⁻³ से 10⁻² सेकंड्स में हो जाता है। सॉल्वेंट नॉट यूज्ड इन आईआर इज, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद भी आईआर एक्टिव है और आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन इन एफटीआईआर? फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलिकॉन कार्बाइड का रोड यूज किया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रीजन ऑफ लोअर वेवलेंथ विल बी कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये 2020 के पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर केमिस्ट्री का टेस्ट था उसके तकरीबन सारे सवाल हैं।